टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कानपुर नगर से है। कानपुर नगर में मां गंगा सेवा समिति व अखिल भारतीय मठ के मंदिर के तत्वाधान में सिद्धनाथ बाबा धाम में जाजमऊ में भव्य गंगा महोत्सव व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां गंगा का महाभिषेक और साथ ही सहस्त्र अर्चन व पूजन अर्चन कर संपन्न हुआ। दोपहर बाद गंगा मां और साथ ही गंगा को 1100 मीटर चुनरी अर्पण की गई है। और साथ ही आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद रमेश अवस्थी और साथ ही शिवराम सिंह, सुरेश अवस्थी, विनोद गुप्ता, जितेंद्र प्रसाद गिरी, चंदन पांडे, डॉक्टर के शुक्ला आदि लोगों ने शिरकत की, मां गंगा का आशीर्वाद लिया। और साथ ही सिद्धनाथ मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी अरुण चैतन्य पुरी महाराज ने कहा कि आज सुबह से ही कानपुर नगर, फतेहपुर, कन्नौज, इटावा, उन्नाव, फतेहपुर सहित हजारों लोगों ने मां गंगा तट पर स्नान करके पूजा अर्चना किया है। साथ ही मां गंगा को दूध, दही और मेवा से सहस्त्र अर्चन कराया गया है। विभिन्न जिलों में आए हुए 200 पुरोहित व आचार्य ने शिरकत की है। और साथ ही सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि आज गंगा तट पर आने का अवसर मिला है। मेरा जन्म ही गंगा के पास हुआ है और आज गंगा को स्वच्छ रखना हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है। मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम वरदम वंदे शिवम शंकरम। कानपुर के थाना नजीराबाद के अशोक नगर चौक इंचार्ज नवनीत आर्य के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं से अभद्रता करने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोशित होकर थाने का घेराव किया गया और साथ ही विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता के साथ अशोक नगर चौकी इंचार्ज नवनीत आर्य को गलत व्यवहार करना पड़ा भारी। इस प्रकरण से संबंधित पुलिस उपायुक्त सेंट्रल अर्चना सिंह द्वारा दी गई जानकारी। हुआ था चौकी इंचार्ज से, क्या मामला था और क्या करते हैं? ये कल जैसा कि नगर कीर्तन भी निकल रहा था और कल 25 दिसंबर था, क्रिसमस का भी त्यौहार था। सेंट फ्रांसिस चर्च के पास काफ़ी भीड़ होती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चर्च 5 बजे बंद हो गया था, जिससे कि नगर कीर्तन निकले तो भीड़ अनकंट्रोल ना रह जाए। उसी में ड्यूटियां लगाई गई थी कि जो चर्च में लोग आते हैं और उन्हें जो है उन्हें हटा दिया जाए, जिससे भीड़ ज़्यादा इकट्ठा ना हो सके, क्योंकि वो मार्ग अत्यंत सकरा है। भीड़ की ज़्यादा हो जाने की वजह से वहाँ ड्यूटियां लगाई गई थी, जिसमें हमारे चौकी इंचार्ज उनकी भी ड्यूटी लगी थी। भाजपा के आज कुछ कार्यकर्ता एकत्र होकर के आए, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि जब वो चर्च के लिए जा रहे थे तो उनको चौकी इंचार्ज द्वारा रोका गया और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इस पूरे प्रकरण की जांच एसीपी कर्नलगंज को दी गई है और उसको जांच करेंगे और जो भी इसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थाने का घेराव किया था, अभद्र टिप्पणी की भी बात सामने आई है। आज काफी संख्या में इकट्ठा होकर के आए थे भाजपा कार्यकर्ता। उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारे कार्यकर्ता के साथ अभद्रता की गई है, तो उस संबंध में उनसे वार्ता की गई, उनको समझा बुझा करके थाने से हटा दिया गया है और उनको आश्वासन दिया गया है कि अगर ये जांच में दोषी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। संबंधित चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है? नहीं, अभी केवल अभी जांच की जा रही है। जांच के आधार पर अगर उनका दोष सिद्ध होता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। सीतापुर गल्ला मंडी में 3 दिनों से धान खरीद नहीं होने से परेशान किसानों ने डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी के आदेश पर गल्ला मंडी जांच करने पहुंचे तहसीलदार मनीष त्रिपाठी। किसानों का बयान दर्ज किया जा रहा, जांच पड़ताल जारी है। और साथ ही गल्ला मंडी में 14 धान क्रय केंद्रों के होने के बावजूद मौके से नदारत मिले कई केंद्र प्रभारी तहसीलदार मनीष त्रिपाठी ने जाँच में मिली खामियों पर जताई नाराजगी। जनपद के कस्बा व थाना तंबौर स्थित गल्ला मंडी का पूरा मामला। तो क्या समस्या थी? आज आप लोगों ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा था।
ट्राली संजय भैया ला रहे हैं, साथ में हम ला रहे हैं ना। ट्राली तौलीन आए गए हमारे। कितने दिन हो गए? 21 तारीख को सोमवार को ला रहा हूँ। 5 दिन हो गए जी। तो आज तहसीलदार भी जांच करने के लिए आए थे, तो क्या बताया गया, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? कहीं नहीं तौल जाएगी। तो उनसे ये नहीं कहा गया कि 5 दिनों तक खड़ा होना पड़ रहा है इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में? वो कह रहे हैं 24 घंटे में ट्राली तौल जाए चाहिए। आदेश दिया है जी। ठीक। क्या मामला था? आज डीएम से भी आपने शिकायत दर्ज कराई थी? सोमवार को आए थे यहाँ जी। ट्राली लेकर के, तो यहाँ सचिव साहब आए, सबकी ट्रालियाँ सब सेंटरों में बांट दी गई। हमारा भी पैक्स शाहपुर में नंबर आया, उस पर लिखा हुआ हमारे पेपर पे बांट दिया गया। तो यहाँ के जो उनके प्रभारी थे नहीं, एक बद्री प्रसाद, उनका नाम बद्री है, अरुण कुमार वर्मा। आज डीएम से आप मिले थे? जी, डीएम से भी मिले थे? हाँ, आज डीएम साहब से मिले। अपनी समस्या जब हमारे धान तोल गए तो हमारे धान चढ़ नहीं रहे थे, डीएम साहब से अवगत कराया कि साहब हमारे धान 17 को तोल गए, कल तोले गए, अभी तक पेपरों पे नहीं चढ़े हैं। फिर उनके आदेश पर आज तहसीलदार भी गल्ला मंडी पहुंचे थे? हाँ, आए थे तहसीलदार साहब। क्या बताया? अनुसार आए, उनसे भी अपने लिखित में बयान दे दिए हैं। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया कि आज परेशान हो, आज ही धान चढ़ जाएंगे। हमसे जबकि बोरा ऊपर से आते हैं, हमसे 3000 रुपये अजीत प्रभारी जो हैं उन्होंने 3000 रुपये अपने लेबरों को दिलाए, तब बोरे आए। कल 125 बोरा हम मोल लेकर के आए, तब धान तोले गए हैं। कितने दिनों तक तौल नहीं हो पाई थी? तौल सोमवार से हम लोग खड़े हैं, आज शुक्रवार है, कल हमारी 5 दिन हो गए। हमारे किसान भाइयों की आज तोली जा रही है जब अधिकारी आए हैं। बहराइच तहसील नानपारा क्षेत्र के ग्राम तंबोली, फाटा, नानपारा देहाती के दर्जनों किसानों ने छुट्टा गौवंश व आवारा पशुओं से फसल नष्ट होने पर मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी नानपारा को सामूहिक प्रार्थना पत्र सौंपा है। 25 दिसंबर को तहसील अवकाश के बावजूद उप जिलाधिकारी मोनालिसा जौहरी ने किसानों की समस्या सुनी। किसानों ने बताया कि उन्होंने गेहूं, मक्का, सरसों और मसूर की बुआई की थी, लेकिन खुले में घूम रहे छुट्टा पशुओं ने फसल की शुरुआत अवस्था में ही खेतों में घुसकर भारी नुकसान उसे पहुंचाया है, जिससे कई किसानों की फसल आंशिक रूप से पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। किसानों ने लेखपाल से तत्काल मुआयना कराकर शासन आदेश के अनुसार मुआवजा दिलाने की मांग की है और साथ ही एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोई गौशाला नहीं बना है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश मिश्रा। तहसील नानपारा आप लोग आए हैं, क्या गुहार है आप लोगों की? गुहार हम लोगों की यही कि जो हम लोगों का फसल नष्ट हुआ है उसका आकलन करा करके उसका मुआवजा दिया जाए। लगभग कितने लोगों का नुकसान हुआ? अरे लगभग इसमें 30-35 आदमी का हुआ है। अच्छा, 100-200 मतलब बीघा चल गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? तमोली, फाटा, नानपारा देहात। किसके द्वारा नुकसान किया गया है? पशुओं के द्वारा नुकसान किया गया है और अभी आवारा पशु घूम भी रही हैं और 10, 15, 25 गायें अभी बांधी हुई हैं। किसने बांधा है? बांध लिए हैं, पूरा गांव मिलके बांधे हुए हैं और वो पशु अभी भी वो गौशाला में छोड़ा। आसपास में गौशाला बना हुआ नहीं, हमारे इलाके में नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं, कौन से यही चाहते हैं कि गौशाला हमारे यहाँ बनाया। आसपास गौशाला कहाँ बना है? आसपास में बंजरिया पर्वतिया यहाँ पे भर के छुड़वाए हुए हैं। ककरी ग्राम पंचायत में भी गौशाला बना हुआ है? वही बना हुआ है। अच्छा, लेकिन वो हम लोगों के मतलब अंतर्गत नहीं आता है। दूसरे के हमारे मौजे में कोई गौशाला नहीं बना है। महोबा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गैंगस्टर घायल हो गया है। कबरई थाना क्षेत्र के धरौन गौशाला के पास हुई इस फायरिंग में शातिर बदमाश घनश्याम उर्फ घनसू पाल के पैर में गोली लगी है। लंबे समय से फरार चल रहे इस अपराधी को पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मची है जब धनौरा गाँव के जंगल में पुलिस और एक शातिर अपराधी के बीच सीधी मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ गौशाला के नजदीक जंगल में हुई है, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी गैंगस्टर घनश्याम उर्फ घनसू पाल घायल होकर गिर पड़ा। दरअसल कबरई थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह भदौरिया को मुखबिर से सटीक सूचना मिली थी कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित घनश्याम उर्फ घनसू पाल किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है और धनौर के जंगलों में छिपा हुआ है। सूचना मिलने पर कबरई पुलिस और साथ ही एसओजी प्रभारी शिव प्रताप सिंह की टीम इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी और जैसे ही पुलिस गौशाला के पास पहुंची, जंगली रास्ते पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने टॉर्च की रोशनी डालकर जब उसे ललकारा तो बदमाश ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से सीधा फायर झोंक दिया है।
आपको बता दें, पकड़े गए बदमाश के 3 साथी पहले ही जेल जा चुके हैं। इस बड़ी कामयाबी पर पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने कबरई पुलिस और एसओजी टीम की पीठ थपथपाई है। अवगत कराना कि आज दिनांक 25/26/2025 की रात्रि में थानाध्यक्ष कबरई सदवेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के धरौन मार्ग पर गौशाला के पास से एक शातिर अपराधी घनश्याम को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है, जो कि गैंगस्टर में थाना कोतवाली में पंजीकृत गैंगस्टर के अभियोग में पूर्व से वांछित था। तो इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था। घटनाक्रम के अनुसार रात्रि करीब 12:30 बजे जब पुलिस पार्टी वहां चेकिंग कर रही थी तो एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसके रोकने व टोकने पर उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग के उपरांत इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी है, जिसको तत्काल ही उपचार हेतु जिला अस्पताल महुआ रेफर किया गया है, जिसकी हालत सामान्य है। इससे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी तथा इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए चालान मानने न्यायालय किया जाएगा। यह आशु उर्फ अस्सू गैंग का सक्रिय मेंबर है, जिसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। जैसे भी तथ्य पूछताछ में प्रकाश में आएंगे उसमें विवेचना में समाहित करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। खुटहन थाना क्षेत्र के पनौली गांव में सहज जनसेवा केंद्र संचालक की निर्मम हत्या की गई है। धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। सड़क किनारे सेंटर पर मिला खून से लथपथ शव। मृतक की पहचान 58 वर्षीय सेवाराम के रूप में की गई है। यूनियन बैंक फ्रेंचाइजी भी चलाते थे सेवाराम। सेंटर खोलने पहुंचे थे सेवाराम। परिजन में मचा हड़कंप। हत्या के बाद लूट की भी आशंका। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी। बदायूं में जंगली सुअर पकड़ने पहुंचे वन दरोगा पर हमला हुआ है, घायल किया और वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि जंगली सुअर से फसल को बचाने के लिए वन विभाग की टीम को बुलाया गया और रेस्क्यू करते समय जंगली सुअर के हमले से वन दरोगा शिवम प्रताप सिंह घायल हुए हैं और इलाके भर में जंगली सुअरों का आतंक भगाने पर हमलावर होने की शिकायत। खबर हरदोई से है, जहां तहसील संडीला अंतर्गत ग्राम कहली स्थित गाटा संख्या 1070 को लेकर लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद अब न्यायालय में गंभीर मोड़ ले चुका है। मामले में आपको बता दें, जमुना प्रसाद उर्फ जमुना व अन्य वादीगण के विरुद्ध नेक राम व अन्य प्रतिवादीगण ने सिविल न्यायालय में वादोत्तर एक काउंटर क्लेम दाखिल कर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह प्रकरण ओएस संख्या पेशी तिथि 1 सितंबर 2025 से संबंधित प्रतिवादी पक्ष ने शिकायत पत्र में शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तथ्यों से परे भ्रामक और कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों पर आधारित है और साथ ही वाद दाखिल करने के तुरंत बाद प्लास्टिक बैनर व फर्जी सील लगाकर अवैध निर्माण प्रारंभ किया गया है। निर्माण की सूचना मिलने पर ग्रामवासियों द्वारा प्रतिवादी पक्ष को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाया गया और वादीगढ़ की नियत दुकानों व संलग्न भूमि पर अवैध कब्जा करने की बताई जा रही है। स्वामित्व व कब्जे को लेकर दावा। प्रतिवादी संख्या 1 ने बताया कि गाटा संख्या 1070 रकबा 0.175 हेक्टेयर पर उनका पैतृक स्वामित्व व कब्जा चला रहा है। भूमि के एक हिस्से पर दुकानों का निर्माण कराया गया, शेष भूमि कृषि योग्य है और साथ ही वृद्धावस्था के कारण उक्त भूमि का एक भाग रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा प्रतिवादी संख्या दूसरे के पक्ष में हस्तांतरित किया गया है, जिसका विधिवत क्रियान्वयन हो चुका है। वादीगण द्वारा लिखाया गया स्थलीय मानचित्र भ्रामक बताया गया है और साथ ही पेड़, हैंडपंप, आंगन व निवास संबंधी दावे असत्य करार दिए गए हैं। आपको बता दें, प्रतिवादीगढ़ के कब्जे व भोगाधिकार में हस्तक्षेप से वादीगढ़ को रोका जाए और कृषि कार्य व फसल लेने में किसी प्रकार की बाधा न डाली जाए। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार न्यायालय में फर्जी दस्तावेज व अवैध निर्माण सिद्ध होते हैं तो संबंधित के विरुद्ध पक्ष के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई संभव है।
हरदोई में फैक्ट्री और घरों को निशाना बनाने वाले चोर गिरोह का पर्दाफाश। टडियावा पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। हरदोई जनपद में चोरी की लगातार हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के क्रम में टडियावा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फैक्ट्री और घरों में चोरी करने वालों एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 24 दिसंबर 2025 को कस्बा गोपामऊ निवासी सलीम खां द्वारा पिहानी रोड स्थित अपने फैक्ट्री से कीमती सामान चोरी होने की रिपोर्ट थाना टडियावा में दर्ज कराई गई थी। विवेचना के दौरान यह सभी सामने आया कि इसी गिरोह ने अगस्त 2025 में ग्राम बड़ा सराय निवासी शांति देवी तथा जून 2025 में ग्राम लालपुर भैसरी निवासी राम देवी के घरों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का बड़ा जखीरा बरामद किया है। बरामदगी में 11 अदद इन्वर्टर, 6 प्लास्टिक की बैटरियां, धान व साथ ही प्लास्टिक सिंचाई पाइप, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, एक छोटा हैंडपंप तथा 14,000 रुपए और 400 रुपए नगद शामिल है। आपको बता दें, इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक व्यास यादव, उप निरीक्षक नीरज कुमार, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार यादव, हेड कांस्टेबल राम शब्द यादव, हेड कांस्टेबल रंजीत कुमार, हेड कांस्टेबल शत्रुघ्न सिंह तथा कांस्टेबल सुनील कुमार शामिल रहे। पुलिस ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। दिनांक 24 दिसंबर 2025 को शिकायतकर्ता सलीम खां निवासी गोपामऊ के द्वारा थाना टडियावा पर यह सूचना दी गई कि टंडौर तिराहे के पास निर्माणाधीन उनकी एक फैक्ट्री से कुछ कीमती सामान, साथ ही पास ही में खड़ी हुई एक गाड़ी से 11 इन्वर्टर जो हैं वो चोरी हो गए हैं। सूचना पर तत्काल थाना टडियावा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा घटना का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें चोरी हुए सामान की 100% बरामदगी सुनिश्चित की गई है। साथ ही इसमें संलिप्त 3 अभियुक्त, जिनमें आशीष निवासी निजामपुर थाना पिहानी, आकाश एवं अनूप निवासी गोपामऊ थाना टडियावा को गिरफ्तार किया गया है। इनको गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई दिनांक 24 दिसंबर 2025 को शिकायतकर्ता सलीम खां निवासी गोपामऊ के द्वारा थाना टडियावा पर यह सूचना दी गई कि टंडौर तिराहे के पास निर्माणाधीन उनकी एक फैक्ट्री से कुछ कीमती सामान, साथ ही पास ही में खड़ी हुई एक गाड़ी से 11 इन्वर्टर जो हैं वो चोरी हो गए हैं। सूचना पर तत्काल थाना टडियावा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा घटना का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें चोरी हुए सामान की 100% बरामदगी सुनिश्चित की गई है। साथ ही इसमें संलिप्त 3 अभियुक्त, जिनमें आशीष निवासी निजामपुर थाना पिहानी, आकाश एवं अनूप निवासी गोपामऊ थाना टडियावा को गिरफ्तार किया गया है। इनको गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई खबर अलीगढ़ से है, जहां दूधपुर मेडिकल रोड के अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर फ्लैट में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना अग्निशमन अधिकारियों को दी है। सूचना पाकर अग्निशमन की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि फ्लैट में रहने वाले लोगों की लापरवाही की वजह से शायद आग लगी है और आग की लपटों से फ्लैट जलकर खाक हो गया है। पूरी घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र की बताई जा रही है।
जगह पर आग लगी? ये गयासुद्दीन जी का चतुर्थ तल पर एक फ्लैट था, जिसमें हामिद नाम का लड़का किराए पे रह रहा था। ये ऐश प्लाजा है, मेडिकल रोड पे। इसमें आग की सूचना प्राप्त हुई थी। फायर सर्विस, बन्ना देवी, पुलिस लाइन तथा ताला नदी से यूनिटें तत्परता से यहाँ पर पहुंची और इस समय आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। कितनी फायर ब्रिगेड गाड़ियां? 4 गाड़ी आई थी। 4 गाड़ी आई थी। कितनी देर में आपको बुझा दिया गया? आग तो हम लोगों ने 10 मिनट में बुझा ली थी। किसी तरह कोई जनहानि? नहीं, कोई जनहानि नहीं है, सब सुरक्षित है। ऐसे कोई जनहानि। मंजिल पे आग लगी? चौथी मंजिल पे। चौथी मंजिल पे। आपकी टीम में कितने लोगों का सहयोग? हम लोग 20-25 लोग थे इसमें। हाँ जी। ये मेडिकल रोड है, दूधपुर से जो मेडिकल की तरफ जो रास्ता जाता है मेडिकल रोड, उसमें ऐश प्लाजा बिल्डिंग है। तो उसमें एक ऊपर चतुर्थी जो 4th फ्लोर है इस बिल्डिंग का, वहाँ पर कुछ लड़के किराए पे रहते थे। तो उन लोगों की थोड़ी लापरवाही इसमें ये रही थोड़ा सा कि वो हुक्का शायद उन्होंने पिया होगा, वो जला हुआ छोड़ गए यहाँ पर, और उसकी लापरवाही की वजह से आग लगी है। लेकिन फिर भी ये है कि सब लोगों ने, आस पड़ोसियों ने, जितने पड़ोसी थे यहाँ पर, जितने जो हमारे जो लोग थे, उन सब लोगों ने 112 पर सूचना दी और जिस साधन से अधिकारियों को सूचना दे सकते हैं, सूचना देने के बाद यहाँ फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची है और आने के बाद उन्होंने अपना जिम्मेदारी निभाते हुए उस आग को बुझाने का काम किया। आग बढ़ भी सकती थी आगे आना, और जो फ्लैट है वहाँ भी बढ़ सकती थी, लेकिन बहुत मुश्किल से सब लोगों ने उस आग को बुझाने का काम कर दिया। बहुत अच्छा काम किया है फायर ब्रिगेड वालों ने। इसमें तकरीबन रहते होंगे 77 लोग तो तकरीबन होंगे इसके अंदर। हाँ, बिल्डिंग। हाँ। वो लोग अंदर में मौजूद? नहीं, फ्लैट पे ताला लगा हुआ था। हम लोगों ने ताला तोड़ने का बहुत प्रयास किया, बहुत मुश्किल से ताला तोड़ा है और दरवाजा तोड़ के हम लोग थे और पुलिस भी मौजूद थी वहाँ पर, तो सब लोगों ने दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे हैं। तो ज़्यादा खैर आग लगी भी नहीं थी उसके अंदर। बहुत एक सोफा था, सोफे में आग लगी हुई थी। उसको खैर दमकल कर्मी जब आए तो उन सब पानी वानी डाल के उसको बुझा दिया गया। जो किराए पे यहाँ रहते हैं वो छात्र हैं या यहाँ जॉब करते हैं? कौन? नहीं, ये मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, हो सकता है कि स्टूडेंट भी हो सकते हैं, हो सकता है जॉब भी कर सकते हो, लेकिन लड़के थे जो किराए पे वहाँ रहते थे। वो लड़के वो इस टाइम मौजूद नहीं थे यहाँ पर, है ना, वो शायद गए हुए बाहर। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई? जो लोग यहाँ रहते थे उन लोगों ने अपने जो सिलेंडर थे, जो आस पड़ोस वाले जो फ्लैट थे, उन लोगों ने अपने जो सिलेंडर थे, सबसे पहले सिलेंडर को बाहर निकालने का काम किया ताकि कोई बड़ा कोई हादसा ना हो यहाँ पर। और लेकिन सब लोगों की सूझबूझ की मदद से, सब लोगों की वजह से, फायर ब्रिगेड वालों की मदद से, प्रशासन की मदद से उस आग को बुझाने का बहुत अच्छे से काम हो गया, जिससे कि आग पे काबू पा लिया। कोई जनहानि नहीं है किसी भी तरह की। बहुत अच्छा मतलब योगदान रहा है प्रशासन का। कितनी फायर ब्रिगेड गाड़ी हो गई? तकरीबन शुरू में जब आग जब बुझाई गई थी तो उस टाइम पे 2 ब्रिगेड आई थी, फायर ब्रिगेड की बसें आई थी। उसके बाद बुझाने के बाद 3 बसें आई हैं अलग अलग जगहों से। शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, जहां बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने पहले पुतला दहन किया और फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर शाहजहांपुर में आज गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष अजय ठाकुर के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सुदामा चौराहे पर बांग्लादेश का झंडा लगाए पुतले का दहन किया और विरोध दर्ज किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहां हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की है। और साथ ही जिलाध्यक्ष अजय ठाकुर ने कहा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है और साथ ही मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप कर वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन में बांग्लादेश में हो रही हिंसा, हत्या और मानवाधिकार उल्लंघन पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई है और साथ ही फिलहाल प्रशासन की ओर से ज्ञापन को उच्च स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है। हेलो, जो हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में जो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग ये हमें ज्ञापन दिया है, समझे। और हमारी प्रार्थना है मोदी जी से कि इसकी जल्द से जल्द जो हिंदुओं को उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपकी क्या मुख्य मांग है? हमारी यही मांग है कि हिंदुओं को वापस बुलाया जाए, समझे, और जो हमारे समझे इनको वापस भेजा जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। और नहीं हम हिंदू सनातन धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करेंगे, गांव गांव जाएंगे, सबको एकत्रित करेंगे। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश गुप्ता।
बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लगातार होता जा रहा है, उसी के खिलाफ हम लोगों ने अभी पुतला दहन किया और डीएम साहब को ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदया के नाम। हमारा कहना यही है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पाकिस्तान में, जो स्ट्राइक हुई थी, वैसे ही एक स्ट्राइक राष्ट्रपति के जरिए हम लोग कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश में एक स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं पर लगातार उत्पीड़न होता जा रहा है, महिलाओं पर हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा क्षति पहुंच रही है हिंदुओं पर। मेरे कहने का मतलब यही है, जल्द से जल्द इस पर स्ट्राइक की जाए और अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। एजेंट की जाल में फंसे भारतीय युवाओं को यूक्रेन और रूस की जंग में धकेला जा रहा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले विवेक को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर यूक्रेन भेजा गया था। यूक्रेन पहुंचकर भारतीय युवकों को यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में जबरदस्ती धकेला गया है। कुछ भारतीय युवाओं को वापस भेज दिया गया है और ऐसे ही कई भारतीय युवा यूक्रेन में फंस गए हैं और जिसमें कुछ भारतीय की भी मौत हो गई है। यूक्रेन से बड़ी मुश्किल भारत लौटे उत्तराखंड के रहने वाले युवक ने सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की मांग की है। मंगलौर में किसान यूनियन के साथ मिलकर प्रेस वार्ता करते सरकार से जालसाजी कर भारतीय युवकों को फुसलाकर विदेश भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं कहा है कि वह 1 जनवरी से पानीपत से दिल्ली संसद भवन तक भारतीय सरकार को जगाने के लिए पदयात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसमें उन्होंने समस्त देशवासियों से इस पदयात्रा में सहयोग करने की अपील की है और साथ ही यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सरकार से वापस लाने की भी मांग करेंगे। किसान यूक्रेन के जिला अध्यक्षों ने कहा कि एजेंट नौकरी के नाम पर भारतीयों को विदेश में फंसा रहे हैं और साथ ही भारतीय युवकों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। ये देखिए, हमारे पास में ये भाई उत्तराखंड से हो, कुछ सहारनपुर जिले से हो और कुछ हमारे हरियाणा प्रदेश से हो। ये हमारा भाई विवेक कुमार है, ये उत्तराखंड पौड़ी का रहने वाला। ये कुछ दिन पहले यूक्रेन में गया था और वहां से नौकरी का झांसा देकर दलालों के द्वारा ले जाया गया था और वहां फिर इसे यूक्रेन के युद्ध में, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चला गया, वहां से युद्ध में भेज दिया गया। तो यहाँ के जितने भी बच्चे वहां गए हुए, उन्हें सबको झांसा देकर यहाँ से दलाल लेकर जाएंगे और वहां डायरेक्ट युद्ध में भेज देंगे। तो हमारे उत्तराखंड के भी उसमें लगभग 4-5 बच्चे गए हुए। उसमें एक तो ये हमारा विवेक कुमार जिंदा आ गया और एक हमारे उधम सिंह नगर के थे राकेश कुमार, उनकी बॉडी आई और अभी लगभग 4-5 बच्चे हमारे और वहां यूक्रेन में फंसे हुए। तो हमारा यहाँ भारत सरकार से भी और उत्तराखंड सरकार से भी ये निवेदन है कि गृह मंत्रालय में और या विदेश मंत्रालय में वो बात करो और जो उत्तराखंड के बच्चे यहाँ फंसे हुए यूक्रेन में, उन्हें बच्चों को अगर वो शहीद हो गए तो उनकी बच्चों की बॉडी मंगाई जा और अगर वो जिंदा तो उन्हें सकुशल जिंदा वापस परिजनों को सौंप दिया जा। ये मांग हमारी यहाँ की सरकार से, और अगर ये मांग पूरी नहीं होगी तो ये बच्चे जो वहां से जिंदा वापस आए और जिनके बच्चे वहां भी रुके हुए गुम हो गए, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं, उसके विरोध में ये सब लोग, उनके गार्जियन 1 तारीख से 5 तारीख तक पानीपत से दिल्ली तक पद यात्रा करेंगे। तो हमारा जनपद हरिद्वार के और उत्तराखंड के जो बच्चे फंसे हुए, उनके परिजनों से ये निवेदन है कि 1 तारीख में होने वाली इनकी पद यात्रा में सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और जो बच्चे हमारे वहां फंसे हुए, ताकि वो बच्चे हमारे सकुशल भारत सरकार वापस मंगा सके। कब यहाँ मेरा नाम है विवेक सिंह रावत है। मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल से, मंजोखी से। तो यहाँ से हम गए थे मार्च में, मतलब एक लड़का नहीं गया था, मैं काफ़ी लड़के गए थे यहाँ से, जिनको ऐसे ही बोलते थे कि विजिट टू वर्क पे भेज देते हैं, वहाँ पे जाके आपको वर्क परमिट दिला देंगे, काम लगा देंगे, बहुत अच्छी सैलरी है, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी भी मिलेगी वहाँ पे जाके और सिक्योरिटी की जॉब होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने उनसे पूछा भी था कि टूरिस्ट वीज़ा पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमें। कहते अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी गई तो हम असाइलम डलवा देंगे, कि आप वहाँ पे बोल देना कि हमें अपने देश से खतरा है, तो वहाँ पे आप शरणार्थी बन जाओगे। तो हमने कहा ठीक है चलो। तो हमें भी ये था कि घर वालों ने, घर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी पैसों को लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि सैलरीज तो मिल नहीं रही थी जॉब पे यहाँ पे भी प्रॉपर, है ना। तो वो वहाँ पर गए हम, वहाँ पे जैसे मैं एयरपोर्ट पे उतरा, एयरपोर्ट पे जाके वहाँ सिम तक नहीं मिली हमें। सिम के लिए हमने पूछा तो वो कहते कि आपको सिम मिलेगी ही नहीं, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा वाले को रशिया गवर्नमेंट सिम देती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो मैंने फिर उसके लिए भी किसी से वाईफाई लिया, जिसके पास में गया था उसको मैंने बड़ी मुश्किल से कांटेक्ट करा। उस दिन भी मैं 14-15 घंटे एयरपोर्ट पे बैठा रहा पहले जाके, कि कोई मेरे को मिलने आएगा, तो एजेंट का तो कोई कॉल ही नहीं आया उस दिन भी मेरे को। 14-15 घंटे बैठने के बाद फिर मेरे को किसी ने वाईफाई दिया, वहाँ पे एक था आर्मी वाला, मैंने उससे वाईफाई लिया, तो उसने बोला कि ये वाईफाई 2-3 मिनट के लिए आप जिसको कॉल करना कर लो। उसको मैंने कॉल किया, उसने कहा कि ये टैक्सी है, तो ये टैक्सी करा के आप पहुँच जाओ उस जगह पे काम करने के लिए। टैक्सी कराई मैंने, उस जगह पे पहुँचा, वहाँ पे एक उज़्बेकिस्तान का कोई आदमी था, उसने मेरे को रिसीव किया गेट से।
और अंदर लेके गया और कहा कि आज रात को आपको काम पे निकलना है। मैंने कहा सर मैं अभी तो आया हूँ, आज ही रात को कैसे काम पे चला जाऊँगा। कहते ठीक है फिर तुम ऐसा करो, अगर आज नहीं जाओगे तो फिर तुम्हें मैं 2-3 दिन बाद भेजूंगा। मैंने कहा भेज दोगे ना? कहता हाँ। मैंने कहा कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी? कहता कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पुलिस से हमारे कॉन्टैक्ट अच्छे हैं कि आपको कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। 3-4 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हो गए, वो काम पे ही नहीं लेके गया मेरे को। पहले तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा सर मेरा तो वीज़ा भी एक्सपायर हो गया। कहता वीज़ा एक्सपायर हो गया, वो आपको काम नहीं दे सकते। तो फिर मैंने एजेंट को कॉल किया, मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो वो कह रहा है कि कुछ ना कुछ देख लो, कुछ कर लो, अब तो तुम वहाँ पे रहते हो, तो इंडिया से भेजने के बाद तो हमारा काम तो सिर्फ पहुँचाने का था वहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ पर कुछ लड़के थे मेरे साथ में ही हरियाणा के, तो उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई हम किसी और जगह कंपनी में काम ढूंढ लेते हैं। तो फिर हमें अमित कुमार बरून करके एक आदमी मिला वहाँ पे, नेपाल का था। तो उसके पास हम ओरियन कंपनी है, चौकापाई के सबको पता ही है ना, काफ़ी फेमस कंपनी है। वहाँ पर गए, वहाँ पे आंद्रे करके एक रशियन आदमी था, तो उसके पास हम काम पे लगे। उसके पास हम 5-6 महीने हमने काम किया, बट हर महीने सैलरी मांगने जाते थे। आपके पास वीज़ा नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से फिर अमित ने हमें बोला कि तुम्हें मैं रशिया की आर्मी में भेज देता हूँ। तो हमने पहले से मना कर दिया, बट फिर इसने क्या करा, वहाँ पे पुलिस की रेड डलवा दी। पुलिस वाले आए, उठा के लेके गए। उन्होंने बोला कि या तो आपको 9-10 महीने जेल में रखना पड़ेगा हमें, या तो फिर आप आर्मी ज्वाइन कर लो जाके, कि वहाँ पे आपको बंकर वंकर खुदवाएंगे और आपको आर्मी में वॉर में नहीं भेजेंगे, हम धकेलेंगे नहीं वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है सर, जब अब फंसे तो हुए ही हैं, 10 लाख रुपए लगा के गया था, तो ये था कि चलो कहीं से तो पूरे हो ही जाएंगे, चलो यहाँ पे थोड़ी उम्मीद मिल रही थी। वहाँ गए, मार्कोव का है वहाँ पे, तो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होता है। इन्होंने इवानोवा से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था मेरा। 2 जगह है जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं आर्मी के लिए, इवानोवा और चेलिबिंस्की से, जबकि अलाउड नहीं है, बट फिर भी इन्होंने करवा दिया कि इंडियन गवर्नमेंट को पता है सब कुछ कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। इन्होंने हमारे घर वालों की डिटेल ली, सब कुछ करा। हमें ये नहीं पता था कि घर वालों की डिटेल क्यों ले रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने हमें भेजा मार्कोव में कि 3 महीने ट्रेनिंग कराएंगे आपको। 3 महीने ट्रेनिंग करवा के उसके बाद आपको वहाँ पे बंकर वंकर कैसे बनाने हैं, किसी को इलेक्ट्रॉनिक काम आता है, किसी को फिटिंग का काम आता है, मतलब जो भी आपके नॉर्मल आजकल काम होते हैं लाइफ में, वो काम वहाँ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आर्मी को ज़रूरत है ऐसे बंदों की। हमने कहा चलो अच्छी बात हो गई कि सैलरी भी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। वहाँ पर पहुँचे तो ये लोग कह रहे हैं कि चलो आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। 4-5 पहले दिन गए, गन पकड़ा दी। हमें ये नहीं समझ आया, मैंने कहा गन क्यों पकड़ा रहे हैं हमें। तो फिर जब 4-5 दिन बाद अचानक से मेरे पास आए कि आपको आज जाना है, रात के 1-1:30 बज रहे थे उस टाइम पे। तो मेरे को अकेले कोई कहता कि चल आज तेरे को जाना है एक लड़के के साथ। वहाँ से हमें उठाया और हम एक जगह पे गए, वहाँ से 80-90 किलोमीटर आगे हम गए। वहाँ पे जैसे हम गाड़ी से उतरे, सामने 200 मीटर पे मिसाइल आके गिरी। फिर मैंने साथ वाले को पूछा, वो इंग्लिश बोल सकता था। एक तो रशिया में दिक्कत है कि रशियन बोलते को समझ ही नहीं आती पहले। मैंने उसका पूछा, मैंने कहा ये चल क्या रहा है? कहता आपको नहीं पता, फ्रंट लाइन पे वॉर पे आ गए हो। तो वहाँ पे ना हमारे पास फ़ोन थे, पासपोर्ट इन्होंने सब कुछ अपने पास रखे हुए थे, पासपोर्ट फ़ोन वगैरह। हाँ, तो वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर जाकर देखा तो मैं तो अलग, वहाँ इंडियन इतनी डेड बॉडीज नीचे पड़ी हुई हैं, ठीक है, किसी का सिर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी की पूरी बॉडी के चिथड़े उड़े पड़े हैं। तो वहाँ पे अंदर गए तो फिर मेरे को कमांडर ने बताया कि आप इंडियन हो। मैंने कहा जी। तो मतलब उसने जो ट्रांसलेटर था मेरा वहाँ पे मेरे साथ इंग्लिश बोलता था, उससे पूछा कि ये कितने साल का था। मैंने कहा जी मैं तो अभी 20-21 साल का ही हूँ। कहते आपका दिमाग खराब है, आप क्यों आर्मी में आ गए, आपको नहीं पता है यहाँ पे वॉर चल रही है। मैंने कहा मेरे को पता होता तो मैं क्यों आता यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि इंडियन ऐसे ही आ रहे हैं, मैं सबको समझाता हूँ, क्योंकि वो कमांडर बहुत अच्छा था। तो उसने कहा कि तुम तो अभी छोटे छोटे बच्चे हो, कि मेरे बेटे की तरह हो। कहते तुम्हें तो आना ही नहीं चाहिए था यहाँ जंग के मैदान में। कहते कि हम 40-45 साल वाले, हम तो आना समझते भी है कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी मजबूरी है। तो मैंने कहा सर हमारी मजबूरी थी, हमें नहीं पता था कि ऐसे हमको यहाँ पर ले आएंगे। तो फिर उसने मेरे को वहाँ पे रखा। तो इन्होंने कहा कि तुम ट्रांसलेटर का काम कर सकते हो, कि जिन लड़कों को इंग्लिश नहीं आती तो उनके लिए ट्रांसलेट कर देना, और जब ये वॉर में आगे जा रहे होंगे तो इनको सपोर्ट करना कि कैसे आगे जाना है, कैसे क्या करना है। तो उसी दिन 5 लड़के भी आए। वो 5 लड़के भी इंडिया सेफ आ गए, क्योंकि कमांडर ने बोला कि इनको किसी तरीके से बचा लेना, क्योंकि वहाँ पे लाइव वीडियोस चल रही होती हैं। तो जो उनसे ऊपर वाले कमांडर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, तो उनको भी जवाब देना पड़ता है उन्हें। बट वो हिंदी में बोल बोल के कुछ तरीके से करके उनको मैंने बचाया। वहाँ पे भी ये हरियाणा के लड़के थे, ठीक है, तो उनको हिंदी समझ नहीं आती थी। तो उनको ये होता था कि शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए तो उन्होंने बोला कि ये तो हमारे किसी काम के नहीं है, तो इनको वापस भेज दो। जो 5 लड़के थे तो उनको तो उसी टाइम वापस भेज दिया गया। बट फिर उसके बाद 12-13 लड़कों का ग्रुप आया। वो ग्रुप पहले दिन आगे जा रहा था, सीधा एक मिसाइल उनके ऊपर रख के गिरी, चिथड़े उड़ गए उनकी बॉडी के उसी टाइम। मतलब देखने लायक भी नहीं थी बॉडीज, इतने बुरे हालात थे। तो उसके बाद यहाँ पे जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल गई थी ये वाली, क्योंकि वीडियोस बहुत अपलोड हो गई थी। तो उन्होंने यहाँ पर वीडियोस अपलोड करवाई थी जो, तो उनकी फैमिलीज ने धरना देना शुरू किया जंतर मंतर पे। गवर्नमेंट से बात की, विदेश मंत्रालय में जा रहे थे, तो विदेश मंत्रालय वाले बोलते हैं कि जी इनकी वीडियो ही मत बनाओ, कि इसकी वजह से हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे रूस के साथ। मतलब इनको रिलेशन की पड़ी है ज़्यादा, कि अभी उत्तराखंड का राकेश लड़का भी मरा है। अगर उसके ऑर्डर पास हो गए थे वापस आने के उस लड़के के,
अगर उसको उसी टाइम वापस बुला लिया जाता, स्टडी वीज़ा पे था, स्टडी वीज़ा वाले का आर्मी में क्या काम है? उसको बहका के किसी तरह के जो अपने इंडिया के कुछ लड़के हैं जो एजेंट्स बने पड़े हैं वहाँ पे, जो आर्मी में लेके जा रहे हैं, उन्होंने उसे भी फंसाया, उस बेचारे को भी वहाँ लेके गए, उसकी डेड बॉडी इंडिया आई है और डेड बॉडी भी इस हालात में आई कि अब देखने से कीड़े पड़े हुए हैं बॉडी में। किस तरह से वहाँ पर फिर ये वीडियोस वायरल हुई जो जंतर मंतर वाली थी, जो फैमिली इतना रो रही थी, तो वो हमारे कमांडर ने देखी वीडियोस, उसने हमें वीडियोस दिखाई कि क्या चल रहा है तुम्हारी कंट्री में हमारे लिए, कि ये शायद हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को वापस भेज दिया जाए जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो ये बताओ, कि तुम्हें जाना है, क्या करना है, या तुम्हें रशिया की नागरिकता लेके यहीं पे काम करना है। तो हमारा जवाब तो रेडी था कि हमें वापस ही जाना है। तो हमने उसे बोला कि जी सर मैं तो वापस जाना चाहूँगा। तो उसने कहा आपका शायद मुश्किल हो जाएगा, बट आपके साथ वाले इंडियंस शायद जो बचे हैं उनको मैं भिजवा सकता हूँ, क्योंकि मैं उनको ये बोल दूंगा कि ये किसी काम के नहीं है लड़के। मैंने कहा चलो आप ट्राई तो करो। तो उन्होंने क्या हुआ कि 30-32 जितने बच्चे हुए थे क्योंकि काफ़ी मर गए थे वहाँ पे। नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोग के निवासी कोविड-19 के दौरान का हाउस टैक्स वसूले जाने पर भड़क गए। निवासियों ने सभासद जितेंद्र सिंह धाकड़ के नेतृत्व में नगर पंचायत के कार्यालय का घेराव किया। मौके पर तालाबंदी कर 1 साल का हाउस टैक्स माफ करने की मांग की है। ईओ दीपक शर्मा ने मामले में उच्च अधिकारियों से वार्ता करने और कार्रवाई के लिए 45 दिन का समय मांगा है। तब आक्रोशित लोगों ने कार्यालय का ताला खोला गया और साथ ही सभासद जितेंद्र सिंह धाकड़ व अन्य लोगों ने समय सीमा में हाउस टैक्स माफ नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। व्यापारी नेता मनीष राजपूत ने बताया कि कोविड-19 के दौरान प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को सरकार की ओर से राहत दिलाई गई थी। नगर पंचायत के अधिकारी हाउस टैक्स में छूट नहीं दे रहे, जो कि न्याय संगत नहीं है। के संज्ञान में बात लाना चाहता हूँ। ये 2021 में बोर्ड में 2 प्रस्ताव आए और सदन में जब 2 प्रस्ताव आए तो एक प्रस्ताव के ऊपर तो त्वरित कार्रवाई की जाती है और ठेकेदार को तुरंत छूट दी जाती है। जो ठेका करोड़ों रुपए सालाना में जाना चाहिए, मात्र वो ठेका 16 से 17 लाख रुपए सालाना में चल रहा है और उसके बावजूद भी उसको तुरंत छूट दी जाती है। एक तरफ जो हमारे स्थानीय व्यापारी हैं जो कोविड-19 से त्रस्त थे, उसके बाद लक्ष्मण झूला पुल बंद होने के कारण यहाँ का व्यापार जो है बिल्कुल क्षीण हो गया था। जिन लोगों ने अपनी प्राइवेट दुकानें, प्राइवेट संपत्ति दूसरों को किराए पे दी हुई है, उन लोगों ने भी 3 महीने, 5 महीने, साल भर की छूट उनको किराए में दी गई। आधा किराया उनसे वसूला गया, परंतु नगर पंचायत जो है मौन है और ये जो है क्या बोलते हैं घड़ियाली आंसू भी ये लोग नहीं बहा पा रहे सांत्वना के तौर पे कि यहाँ के व्यापारियों को कुछ छूट नगर पंचायत स्तर पे दी जाए। मेरा कहना तो यह है, पहले तो पूर्ण रूप से 2 से 3 साल का किराया पूरे का पूरा माफ होना चाहिए और यदि वो किसी कारणवश माफ नहीं करना चाह रहे हैं तो कम से कम 70 से 80% की छूट व्यापारी को देनी अनिवार्य है, दी जानी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो तीनों सभासद जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे चुने हुए हैं, जितेंद्र धाकड़ जी, सुरुचि अवस्थी जी, रेणुका भंडारी जी, उनके नेतृत्व में और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष त्रिवेंद्र नेजी के नेतृत्व में हम आंदोलन करेंगे और ये छूट लेके रहेंगे। ये हम इनसे कुछ चीज मांग नहीं रहे, ये हमारा हक है। टैक्स के लिए माननीय सभासद जितेंद्र धाकड़ जी द्वारा जो है एक ज्ञापन दिया गया है कि कोविड-19, 20 और 20-21 में जो कोविड वेव आई थी उसमें लोगों को टैक्स में राहत दी जाए। उसके लिए मेरे द्वारा जो है डीजीसी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है। उनकी विधिक राय आने के उपरांत उस पर संज्ञान लिया जाए। इसमें कितने टैक्स देने वाले लोग हैं और कितना इसमें जो है नुकसान होने के राजस्व का नुकसान होगा, ये छूट होती है? जो लगभग हमारे जो अभिलेखों के अनुसार जो है 267 स्वर्गाश्रम वासी जो हैं वो टैक्स पे करते हैं और इसमें लगभग 5 लाख रुपए की धनराशि का हमें टैक्स गृह कर से प्राप्त होता है। भाई साहब, जो आज कार्यक्रम हमने किया है ना, जो कोविड हमारे महामारी हुई थी 2019, 20, 21 में, उसके संदर्भ में हमारी बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि कोरोना महामारी में यहाँ पर्यटकों का आवागमन नहीं हुआ है, लोगों का व्यापार ठप हुआ, इस महामारी में कई लोगों की मृत्यु भी हुई। तो हमने बोला कि इनकम नहीं आई तो हमने कहा हाउस टैक्स को माफी दी जाए और सारे शासन प्रशासन ने कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता कर्मचारियों को दी भी थी। तो उसमें हमने बोर्ड में अपना प्रस्ताव पारित किया गया और एक प्रस्ताव हमारा उसी में टोल को भी माफ करने का दिया गया था। बट उसमें सर एक टोल को तो पूरी छूट दी गई उसमें
दोनों वर्षों में, दो वित्तीय वर्षों में 19-20 और 20-21 में, जबकि सेम बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव हुआ था उसमें बिल्कुल छूट नहीं दी गई, उसको अनदेखा किया गया, जिसके संदर्भ में मैं लगभग 2-3 सालों से इसमें संघर्षशील हूँ कि भाई इनको भी छूट दी जाए। ये कोई बाहर के लोग नहीं है, एक व्यक्तिगत को आपने मिली भगत के तहत लाखों रुपए ले के दे के जो भी करके ना इन्होंने छूट दी गई है, बट 267 टैक्स पे ही है यहाँ पे, उनको बिल्कुल 1 रुपए की भी छूट नहीं देगी, जो कि मतलब न्यायोचित नहीं है। अब तो सर अभी इन्होंने पूर्व में भी ना पत्र लिखे हैं कभी निदेशालय को, और उसका तो जवाब आया नहीं। तो आज सर हमने आके यहाँ पे तालाबंदी करी, सुबह ऑफिस को बंद करके अपना विरोध दर्ज किया और धरने का था। तो ईओ साहब आए, ईओ साहब ने बोला मेरे को 18 तारीख को पत्र मिला है, मेरे को समय चाहिए। उन्होंने डीजी से की राय के लिए अभी 2-3 दिन पहले एक पत्र लिख के आता, बोले कि मेरे को 2 महीने का समय चाहिए इसमें। मैंने कहा सर 2 महीने बाद आपका कुछ ट्रांसफर हो गया, फिर हम क्या जिम्मेदारी है? मैंने कहा लिखित हमें कुछ दीजिए। तो सर ने बोला 45 दिन का समय दीजिए, मैं कोशिश करूंगा इससे पहले ही आपको इसमें रिजल्ट दे दूं। तो सर इन शब्दों के साथ जो उन्होंने हमें बोला है, इसमें हमने अपने धरने को अभी यहाँ पे रोका है, और अगर इसमें 45 दिन के अंदर इसमें कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो टोल का पैसा भी वापस लो सर। अगर गलत तरीके से आपने उसको छूट दी है तो उसको भी माफ किया। उसका कोई शासन आदेश नहीं हुआ था, ना कोई इन्होंने निदेशालय से कोई डीजीसी से कोई राय ली थी उसकी छूट के लिए, वो भी बोर्ड प्रस्ताव के तहत हुआ था, उसी के माध्यम से ये भी होना चाहिए था। तो अगर उसको भी माफ, उससे भी पूरी वसूली की जाए, उस पर रिकवरी की जाए, अन्यथा हम भाई 45 दिन बाद यहाँ पर पुनः उग्र रूप से आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और निकाय अधिकारी की जो भी होगा उसकी होगी। खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष ने शुक्रवार को उन्नाव जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और साथ ही 1994 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी घोष के अचानक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें कि इस दौरान उन्हें अस्पताल की व्यवस्थाओं में कई खामियां मिली, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और साथ ही संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने पहले सबसे OPD इमरजेंसी वार्ड और साथ ही पैथोलॉजी दवा वितरण काउंटर और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। OPD में मरीजों की भीड़ और अव्यवस्थित व्यवस्था पर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से सवाल किए। उन्होंने मरीजों से सीधे बातचीत कर इलाज, दवाइयों की उपलब्धता और डॉक्टरों के व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान कुछ वार्डों में साफ सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाई गई, साथ ही बेडशीट समय पर नहीं बदली जा रही थी। कुछ जगहों पर गंदगी भी मिली। इस पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाई है और पैथोलॉजी विभाग में जांच रिपोर्ट मिलने में देरी पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की उपस्थिति भी जांच की गई। प्रमुख सचिव ने चेतावनी दी है कि सरकारी अस्पताल में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निरीक्षण के उपरांत प्रमुख सचिव ने अमित कुमार घोष ने अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक की। उन्होंने सभी खामियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए और कहा कि जिला अस्पताल आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है और यहां मिलने वाली सभी सुविधाओं में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बार निरीक्षण में यदि वही खामी पाई गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि आगामी 27 व 28 दिसंबर को प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन होगा, जिसमें 11 सत्रों में पुलिसिंग सुधार, महिला अपराध, साइबर क्राइम, जनशक्ति प्रबंधन और CCTNS तैयार जैसी मुद्दों पर चर्चा होगी और सत्रों के बाद मुख्यमंत्री जी मार्गदर्शन देंगे और संबंधित फील्ड के एक्सपर्ट सहयोग करेंगे। सभी ADG और कमिश्नर इसमें शामिल होंगे और मुख्यमंत्री लगातार 2 दिन उपस्थित होंगे।
एक सेकंड आप लखनऊ में अगर बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था जी देखिए, ट्रैफिक के बारे में दो इशू हैं। एक इशू है फैटेलिटी, जो कि नॉर्मली हाईवेज पर होती है, एक्सीडेंट रोड्स पर होते हैं, और एक है ट्रैफिक जाम, जो कि नॉर्मली शहरों में होता है। पहले वाले विषय पर हम लोगों ने करीब 2 महीने पहले कार्य करना शुरू किया है पूरे प्रदेश स्तर पर, बृहद स्तर पर, और उसमें एक सुनियोजित योजना के तहत, रणनीति के तहत उसमें ऐसे मार्ग छांटे गए हैं जिन मार्गों पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते थे। उन मार्गों पर पड़ने वाले थाने, ऐसी संख्या छांटी गई, करीब 283 थाने हैं। 283 थानों में विशेष रूप से एक इकाई का गठन किया गया है जो क्रिटिकल कॉरिडोर टीम CCT के नाम से है। पिछले 1.5 महीने में हमने देखा है, करीब 1.5 महीने में हमने देखा है, उनके साथ उनकी ट्रेनिंग कराई गई है, उनको लिटरेचर प्रोवाइड किया गया है, SOP प्रोवाइड की गई है, और SOP इन सब के बाद हमने देखा पिछले 1.5 महीने में कि फैटल एक्सीडेंट्स में पूरे प्रदेश स्तर पर करीब 13.89% की कमी आई है। तो वो एक अच्छी शुरुआत है। जो उसके परिणाम हैं वो सुखद हैं, उसको हम लोग और व्यापक बनाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें और भी अच्छे परिणाम आएंगे जिससे कि जनहानि बचाई जा सके। दूसरा पार्ट जो है वो ट्रैफिक जाम्स का है, जो अधिकतर शहरों के अंदर होता है। इसके लिए प्रथम स्टेप में हमने ऑलरेडी 5000 नए कांस्टेबल्स को सिविल पुलिस से ट्रैफिक पुलिस में नामांकित कर दिया है। अभी वर्तमान में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उनकी ट्रेनिंग मैं समझता हूं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगी। ट्रेनिंग के बाद में उनको किस तरह से इस ट्रैफिक से नागरिकों को, ट्रैफिक जाम से नागरिकों को निजात मिल सके, कैसे एक बेहतर सर्विस हम प्रोवाइड कर सकें, उस पर ऑलरेडी हमारे पिछले 2 महीने से कार्य योजना पर मंथन चल रहा है, और उस कार्य योजना को लगभग हमने अंतिम स्वरूप दे दिया है। बट एक बार हमारे पास उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने के लिए सफिशिएंट ट्रेन्ड मैन पावर पहुंच जाए, उसके बाद उसको कराने का औचित्य होगा। मैं अगर कोई ऐसी SOP जारी कर दूं जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास स्टाफ ना हो, ट्रेंड स्टाफ ना हो, उसको औचित्य नहीं है। उस पर भी 2 महीने से काम चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, चिन्हांकन हो चुका है, मैन पावर ग्राउंड में पहुंच जाएगी करीब अगले 15-20 दिन में। फिर हम लोग उसके ट्रेनिंग कराएंगे इसके बारे में, और आगे क्रियान्वित करेंगे। इसी में अब जो नए वाले न्याय संहिताएं आई हैं, उन न्याय संहिताओं में कई सारे नए प्रावधान, कानूनी प्रावधान उसमें आए हैं। उन कानूनी प्रावधानों को काफी हद तक जिला स्तर पर और प्रिजन में और प्रोसिक्यूशन में शामिल किया गया है। उसी को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में चर्चा होगी। अगला सत्र जो है वो CCTNS 2, अभी हम लोग के पास CCTNS 1 चल रहा है। मार्च 2026 तक CCTNS 2 के आने की संभावना है। केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं NIC और NCRB, वो मार्च तक उसको रिलीज करेंगी। उससे पहले ही हम उसकी तैयारी करना चाहेंगे। इस सत्र में जो केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी हैं NIC के और NCRB के, वो भी शामिल होंगे। फॉरेंसिक्स के बारे में इसमें चर्चा होगी। नई न्याय संहिता में फॉरेंसिक्स का एक बहुत ही प्रमुख स्थान दिया गया है। 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले प्रत्येक मामले में फॉरेंसिक फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य एकत्रित करना, उन साक्ष्यों के आधार पर उनका फॉरेंसिक लेबोरेटरी में टेस्ट होना और उसके समय से रिजल्ट आना, ये तीनों एक मुख्य चुनौती है। इसमें हमारे डायरेक्टर FSL जो हैं वो अपनी चर्चा करेंगे। पहले दिन की ये सत्र हैं। अगले दिन डिजास्टर मैनेजमेंट, सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स, इस विषय पर चर्चा होगी। डिजास्टर एक ऐसा विषय है जिसमें प्रशासन और पुलिस और बाकी कई सारे जो विभाग होते हैं, एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच होती है, उसको साथ मिलकर चलना होता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कई प्रकार के डिजास्टर के, नेचुरल डिजास्टर की घटनाएं होती हैं। उसमें उत्तर प्रदेश के इन सभी विभागों का बड़ा अच्छा योगदान रहा है। उसी को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में चर्चा होगी। जो अगला सत्र है उसमें लार्ज क्राउड मैनेजमेंट, इसके बारे में चर्चा होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में न केवल देश के बल्कि विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या के हिसाब से आयोजन
किए जाते हैं। अभी हाल में ही कुंभ मेला इसका एक उदाहरण है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल और परसों यानी 27 और 28 तारीख में लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में सिग्नेचर बिल्डिंग में प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में पुलिसिंग के विभिन्न विषयों पर कुल 11 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उन्होंने इन पूरे सभी 11 सत्रों में प्रतिभाग करना उन्होंने उसका सहमति दी है। वे कल प्रातः 10 बजे से शुरू होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर अधिकारियों के साथ सम्मिलित होंगे और मार्गदर्शन देंगे और कल शाम के 6 बजे तक ये 7 कार्यक्रम जो है वो कल होंगे और 4 जो सत्र हैं वो परसों होंगे। तो इस प्रकार से सभी 11 सत्रों में वो यहाँ पर मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर सहभागिता करेंगे और इन सभी 11 सत्रों में प्रदेश के विभिन्न वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फील्ड में नियुक्त अधिकारी मिलकर के विभिन्न विषयों पर अपने प्रेजेंटेशंस देंगे, जिसमें पुलिसिंग की आगे की रणनीति, आगे की दिशा और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। इन विषयों में सबसे पहले कल प्रथम सत्र में बीट पुलिसिंग, जो हमारी पुलिसिंग का मूल आधार है, और जैसे कि आप जानते हैं कि 60,000 पुलिस कांस्टेबल की भी हाल में भर्ती हुई है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में जब वो जिलों में पहुंचेंगे और थाने में पहुंचेंगे तो किस प्रकार से उनके कार्यों का व्यवस्थापन किया जाए जिससे कि वो बेहतर सर्विसेज दे सके और जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें एक गुणात्मक सुधार आए, इस विषय पर प्रथम सत्र में चर्चा होगी। द्वितीय सत्र में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खबर लखनऊ से है, जहां आज लखनऊ में 26 दिसंबर 2025 को यूपी प्रेस क्लब में आज दोपहर 12:30 बजे ऑल इंडिया शेयर पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना साइम मेहंदी और साथ ही महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने संबोधित किया। इस दौरान मुल्क की मौजूदा स्थिति और साथ ही शेयर समुदाय के अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही 28 दिसंबर को होने वाले बोर्ड के वार्षिक अधिवेशन को लेकर भी बातें की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर धर्मगुरु पदाधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मौलाना सरियावर साहब के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। झारखंड से मौलाना तहजीब साहब के साथ बहुत बड़ी तादाद में झारखंड रांची से लोग आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली से माजिद मोदी साहब हैं, बंगाल से मौलाना फिरोज साहब हैं, अली खान साहब आपके सामने बैठे हैं कलकत्ता से। इसके अलावा महाराष्ट्र से फखरुल हसन साहब हैं, मौलाना जहीर अब्बास रिजवी साहब तशरीफ फरमा हैं और नवाब साहब महाराष्ट्र से आ रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। इसके अलावा हमारे पास में आंध्रा से, तेलंगाना से मौलाना शान हैदर साहब, अलमदार साहब आ रहे हैं। उत्तराखंड से अली हैदर भुट्टर साहब के साथ में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास पंजाब से और हरियाणा से अनीस हैदर साहब के साथ में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जो हमारे अध्यक्ष हैं अजय राजा जैदी साहब, अभी उन्होंने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। वेस्टर्न यूपी से मौलाना बाकर काजमी साहब और हैदर साहब के साथ में जिम्मेदारान आ रहे हैं। ईस्टर्न यूपी से मौलाना महसूद हसन और मौलाना हसन अकबर साहब के साथ में और मौलाना जहूर साहब, इमाम जुमा अमर सुल्तानपुर के साथ में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। लिहाजा कश्मीर से, हाँ, श्रीनगर लद्दाख से मौलाना मूसवी साहब हैं जो कारगिल से आ रहे हैं और श्रीनगर से मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब आ रहे हैं। हाँ, गुजरात से मेहदी बापू साहब आ रहे हैं। आजमगढ़ से मुर्तुजा हुसैन साहब गुजरात से आ चुके हैं और मेहदी बापू साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के वो आ रहे हैं। आजमगढ़ से हाँ मोहम्मद मेहदी साहब जो बहुत बड़े मदरसा है तहजीब साहब का, वहाँ से मोहम्मद मेहदी साहब आ रहे हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि बहुत बड़ी तादाद में हजरात इसके अंदर तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा आप तमाम पत्रकार बंधुओं से ये गुजारिश है
कि हम माइनॉरिटी विद माइनॉरिटी हैं। आप इस न्यूज़ को मीडिया में ब्रेक करें और बताएं कि शिया समुदाय भी हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक समुदाय है, इसे इसके हक नहीं मिल पा रहे हैं। लिहाजा इसके लिए हम 28 दिसंबर को भरपूर तरीके से लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में आवाज उठाने जा रहे हैं और 1 बजे मैंने मीडिया को वहाँ पे इन्वाइट किया है कि 1 बजे दिन में आप वहाँ पर तशरीफ लाएं और तमाम अपने पत्रकार बंधुओं को ये मैसेज दे दें, तमाम एजेंसीज को, ताकि हमारी बात पूरे देश में, और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने इन्विटेशन दिया है, माननीय गृह मंत्री जी को दिया है, रक्षा मंत्री जी को दिया है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर केंद्र सरकार को दिया है, उनको हमने बताया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों डिप्टी सीएम, और इसके अलावा माइनॉरिटी मिनिस्टर यूपी और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अखिलेश यादव जी, इसके अलावा हर पार्टी के जिम्मेदारान को हमने इसमें बाकायदा इन्वाइट किया है। वो आए ना आए, मगर उनको हमने इत्तला दी है कि हम ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। सिलसिले में एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ इस्लाम में हिजाब का हुक्म है, ये हिजाब का हुक्म इस्लाम में जो है, इसी को दूसरे अंदाज में अगर देखा जाए तो और मजहब में भी ये हिजाब का तरीका है, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है। यानी जैसे हिंदू औरतों में घूंघट का रिवाज है, तो घूंघट का रिवाज क्या है? ये एक डिसिप्लिन की बात है कि जिससे हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम अपने चेहरे को छुपा रहे हैं। जहां तक नीतीश साहब के अमल की बात है, मैं बहुत वाज़ेह तरीके पर यह बात कह दूं कि ये किसी भी हालत में नीतीश साहब को जेब नहीं देता था। हमारे मुल्क के कानून में अगर आप देखिए, आपने भी जल्दी की होगी, हमने भी बहुत जल्दी की है, एयरपोर्ट के ऊपर औरतों के लिए एक अलग केबिन बनता है और उसकी चेकिंग औरतें करती हैं। नीतीश साहब ने जब औरतों को सर्टिफिकेट देने की बात की थी, तो मैं यकीन करता हूँ, मुझे यकीन है कि वहां पर पुलिस भी औरतों की होगी। क्या नीतीश साहब का अखलाकी फरीजा ये नहीं बनता था कि वो किसी औरत से ये कहते कि तुम कंफर्म करो कि ये औरत जो है वो वही है जिसको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है? जिस टोन पर उन्होंने नकाब फेंका था, ये बिल्कुल मानवता के खिलाफ है। मजहब की बात तो छोड़ दीजिए, इंसानियत के खिलाफ है। किसी औरत के नकाब फेंकना और इतने भरे मजमे में फेंकना, कि जहां पर मैंने ये देखा है, मैंने वो तस्वीर देखी है, टीवी पर वो आई थी, कि जहां पर उनके पास खड़े हुए जितने लोग थे वो हंस रहे थे। वो उस औरत पर नहीं हंस रहे थे, वो अपने ऊपर हंस कर रहे थे। अगर उनके घर की कोई औरत इसी सूरत में होती और उसकी नकाब फेंकी जाती, तो क्या वो उनको अच्छा लगता? हमारे मुल्क में जैसा कि अभी आपको बताया गया कि कानून यह है कि हर मुल्क का, इस मुल्क में रहने वाला हर इंसान अपने मुल्क में अपने उसूल और अपने मजहब के मुताबिक अमल करेगा। ये हमारे मुल्क का कानून है। तो जो ऐसी हरकत करता है वो मुल्क के कानून का मजाक उड़ाता है, मुल्क के कानून की झंडे उड़ाता है, और ये किसी को लिए भी मुनासिब नहीं होता है। आपने एक बात जैसे कल पूछी 25 दिसंबर के सिलसिले में, ये चीज भी जाहिर है कि उसूल के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। हमारे मुल्क में जब सबको आजादी दी है, तो आपको क्या हक पहुंचता है कि किसी मुल्क के भी अमल को आप अच्छा तस्वुर न करें? मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत की कमी है। हुकूमत को और करना चाहिए कि हर इंसान अपने मुल्क में रहने के बाद अपने उसूल के मुताबिक अमल करे, और यही सबसे बड़ी इस मुल्क की पहचान है कि यहाँ पर हर एक को अपने धर्म के एतबार से अमल करने की मुकम्मल आज़ादी लिए जाने पर विचार। नंबर 2, जन्नतुल बकी मदीना सऊदी अरब में रोज़ों के पुनर्निर्माण पर विचार की मांग। नंबर 3, सच्चा कमीशन की तरह
शिया मुसलमानों के हालात जानने के लिए एक अलग कमीशन बनाने की मांग। अल्पसंख्यकों को सरकार की ओर से जो हिस्सा दिया जाता है उसमें शिया मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सा देने की मांग। नंबर 5, आर्थिक पिछड़ेपन की बुनियाद पर नौकरियों में शिया मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग। देश में फैले 8 करोड़ शिया मुसलमानों का पार्लियामेंट और देश की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के न होने पर विचार। सामाजिक सुधार में खासकर शादी ब्याह और बड़ी के मौके पर भेजा खर्चों में सुधार का प्रस्ताव। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में फैले आतंकवाद की निंदा और उसे रोकने का प्रस्ताव। शियों की धार्मिक और प्रचलित शिक्षा में सुधार और तरक्की का प्रस्ताव। नफरत फैलाने वाले भाषणों और मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कानूनी उपायों पर विचार। वक्फ बोर्डों में फैले भ्रष्टाचार और वक्फ संपत्तियों की बिक्री तथा वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर विचार। हिजाब पर किसी भी तरह की रोक लगाने की मांग पर विचार। इसके अलावा इस्लाम की सही सच्ची और असली तस्वीर जो बादशाहों के किरदार की न होकर मोहम्मद साहब और उनकी औलाद और उनके परिवार की शिक्षाओं की रोशनी में हो, उसको दुनिया वालों के सामने पेश करने पर विचार। शिया मुस्लिम समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों की स्थिति पर विचार। ये हमारे पॉइंट्स है। इस इशू के ऊपर हम आपसे डिस्कस के लिए बैठे हैं और आपके हाथ में प्रेस नोट है। आप हजरात जो भी सवाल करना चाहें वो सवाल करने, मगर अध्यक्ष जी की इजाजत से मैं बस 2 मिनट आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड कामिल सिविल कोड के खिलाफ है और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अतर साहब ने जब कामिल सिविल कोड का मसला चला तो उन्होंने खुल के इसकी मुखालिफत की थी, जो पुराने अखबारात में और टीवी चैनल पे बाकायदा चला था। इसके अलावा मदीने में जन्नतुल बकी है, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, हजरत मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी जनाब फातिमा के मदार को गिरा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। उसके निर्माण के लिए भारत सरकार दबाव बनाए सऊदी अरब के ऊपर, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जो भारत के रिश्ते सऊदी अरब से बहुत अच्छे हैं, लिहाजा उसका पुनः निर्माण हो। इसके अलावा एक सच्चर कमीशन बनाया गया मुसलमानों के हालात जानने के लिए, मगर हम 2 दफा ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड का डेलीगेशन जस्टिस सच्चर से मिला, मगर जस्टिस सच्चर के गिर्द जो सर्किल था उसने शियों को नजरअंदाज किया पूरी तरीके से हमारे समुदाय को। और जब उन्होंने सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने हमारी कम्युनिटी को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया। लिहाजा एक कमीशन बनाने की मांग सच्चर कमीशन की तरफ पे कि हिंदुस्तान में फैले 8 करोड़ शियों को हालात जानने के लिए और उनका हक दिलाने के लिए बाकायदा केंद्र सरकार सच्चर कमीशन की तरफ पर एक कमीशन बनाए। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को सरकार की ओर से जो हिस्सा दिया जाता है उसमें शिया मुसलमानों को हिस्सा नहीं मिल पाता, क्योंकि हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं, हम अकलियत में अकलियत हैं, हमारा हिस्सा हमें नहीं मिल पाता है। लिहाजा इस सिलसिले में हम बाकायदा आवाज़ उठा रहे हैं आपके सामने। आप इस आवाज़ को हमारी पूरे देश तक पहुंचाएं। ये ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की आवाज़ है, ये अल्पसंख्यकों की आवाज़ है। अभी आप देखिए अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म हो रहा है और अफगानिस्तान में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को जलाया जा रहा है, वही काम हमारे साथ अफगानिस्तान में हो रहा है, वही काम हमारे साथ पाकिस्तान में हो रहा है और हिंदुस्तान में यही काम हमारे साथ हो रहा है कि हमारा हक हमें नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं, हम अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक हैं। लिहाजा इसमें आपके सपोर्ट की हमें बहुत सख्त जरूरत है। इसके अलावा आर्थिक पिछड़ेपन की बुनियाद पर नौकरियों में शिया मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जहाँ के ऊपर जात पात के ऊपर रिजर्वेशन मिल रहे हैं वहाँ हमारा समुदाय इससे वंचित रहता है। लिहाजा नौकरियों को में रिजर्वेशन की बात जब होती है तो हमारे समुदाय को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लिहाजा इस इशू को भी हम उठाने जा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने के ऊपर। देश में पहले 8 करोड़ शिया की कोई नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं है और ना विधानसभाओं में है, तो क्या राज्यसभा और नॉमिनेशन के दरवाजे बंद हो गए हैं? जिस तरीके से आप किसी क्रिकेटर को नॉमिनेट करते हैं, जिस तरीके से आप किसी बड़े लोगों को नॉमिनेट करते हैं, क्या देश की पार्लियामेंट बिल्कुल ही वो पार्लियामेंट कहलाएगी जिसके अंदर हर कौम की नुमाइंदगी हो?
मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है, तो लिहाजा ऑल इंडिया जिया फसला बोर्ड इसकी भी मांग करता है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।